नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती या सुपर टेट एग्जाम को लेकर के साइंस पोर्शन के हम लगातार प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। 350 प्रश्नों की ये सीरीज है, जिसमें आज हम देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 3। यदि पार्ट 2 नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 141 से। 141 से लेकर 211 तक आपके प्रश्न टोटल जो है वो जाएंगे। तो सबसे पहला 141 नंबर प्रश्न है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं पीसीआर, तो ये जो टेक्निक है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, डीएनए का प्रवर्धन, या आरएनए का अनुलेखन, या फिर जीन म्यूटेशन। इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डीएनए का प्रवर्धन करना, जिसको एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। जो ये पीसीआर तकनीक होती है ना, इसका यूज किया जाता है डीएनए के किसी विशिष्ट खंड की लाखों प्रतियां यानी कॉपीज जो है वो बनाने के लिए, अर्थात डीएनए प्रवर्धन के लिए जो है वो किया जाता है। तो डीएनए प्रवर्धन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 142 नंबर है, मानव नेत्र के किस भाग में रक्त वाहिकाएं जो है वो नहीं होती हैं? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, या फिर प्यूपिल। पूछ रहा है कि कौन सा भाग है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। तो किसमें नहीं होती हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कार्निया। नेत्र के कार्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, ये सीधे वायु से ऑक्सीजन प्राप्त जो है वो करती हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कार्निया। अगला क्वेश्चन 143 है कि कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन की अगर बात करें तो इसके लिए मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, या पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा सही होगा? इस वाले यानी आज वाले वीडियो में आपको थोड़े से प्रश्न कठिन लेवल के भी देखने को मिलेंगे, और जो चौथा पार्ट होगा उसमें मीडियम देखने को मिलेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं कि हर लेवल का क्वेश्चन आ सके। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग ये के लिए मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड, जिसको हम कहते हैं AgI, इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग के नाम से जाना जाता है। 144 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बताइए। मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, या एथेन होता है? कौन सा सही होगा? आपसे पूछा गया व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो मीथेन आपका सही होगा। बायोगैस में लगभग 50 से 70% मीथेन होती है, CH4 होती है, तो ये आपका सही होगा। 145 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट, ये हार्मोन किसे कहा जाता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, या फिर एस्ट्रोजन। कौन सा सही होगा? लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी वाला एड्रेनालिन सही होगा। यह हार्मोन आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तैयार करता है, इसलिए कहा जाता है इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन। अगला 146 क्वेश्चन है आपका कि तारों के टिमटिमाने को लेकर के अगर बात करें तो इसका मेन कारण क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तारों का टिमटिमाना या हीरे का चमकना, ये सब हम प्रकाश वाले चैप्टर में करा चुके हैं। कौन सा सही होगा बताइए। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा बी वाला वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से प्रकाश गुजरते समय वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? अपवर्तन हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन 147 है, बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? साइट्रिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या ऑक्जेलिक एसिड है? बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल जो है वो मिलाया जाता है? आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से तो कौन सा सही होगा? टार्टेरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमने आपको बताई है, फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 148 है कि मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? नीम, तुलसी, सिनकोना, या यूकेलिप्टस। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा आपका सिनकोना, ऑप्शन सी। कुनैन का निर्माण सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है वो किया जाता है। ऑप्शन सिनकोना जो है वो सही होगा। 149 नंबर प्रश्न आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
एजी टांसले, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा टांसले, एजी टांसले। 1935 का टाइम था, एजी टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। आंसर हो जाएगा आपका एजी टांसले। 150 नंबर प्रश्न है, एलपीजी की अगर बात करें तो ये गैस सिलेंडर में जो गंध है उसके लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल अल्कोहल होता है या एथिल मरकैप्टेन होता है, बेंजीन होता है, प्रोपेन होता है, क्या मिलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एथिल मरकैप्टेन। एलपीजी जो होती है ना, मूलतः गंधहीन होती है। रिसाव यानी लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टेन, और इसी से ही हमें गंध का पता चलता है, या लीक वगैरह होती है तो उसका जो है वो पता चलता है। 151 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? प्लाज्मा में घुली ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बिनो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट आयन? मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? आंसर की बात करेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। 132 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि किसी व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? रक्त का थक्का तेजी से बनेगा, ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति घटेगी, रक्तचाप हमेशा बढ़ेगा या पाचन एंजाइमों का स्राव बंद हो जाएगा? कह रहा है अगर किसी व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर बी वाला ऑप्शन सही होगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसकी कमी से ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये आपका जो बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति घटेगी, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न आपका है कि पौधों में जल के ऊपर की ओर परिवहन के लिए इनमें से कौन सा मुख्यतः उत्तरदायी होता है? केवल जड़ दाब, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या फिर परासरण दाब या प्रकाश संश्लेषण? कौन सा सही होगा? जल के ऊपर की ओर जो परिवहन होता है ना, उसके लिए कौन इनमें से मुख्यतः उत्तरदायी होता है? आंसर की अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सही हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे आपका ट्रांसपिरेशनल पुल। 154 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत मुख्यतः क्या होता है? CO2 होता है, ग्लूकोज होता है, H2O होता है या क्लोरोफिल होता है? प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा H2O यानी कि सी वाला ऑप्शन। 155 नंबर प्रश्न देखते हैं कि C4 पौधों में CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण किस यौगिक के निर्माण से संबंधित है? पायरुविक अम्ल या फिर ऑक्सालोएसिटिक अम्ल या ग्लूकोज या फिर राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट करके? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आज के क्वेश्चन जो है आपको कठिन कठिन देखने को मिलेंगे। कारण यह है कि हमने पहले कहा था कि 350 क्वेश्चन में आपको सरल भी देखने को मिलेंगे और कठिन भी देखने को मिलेंगे। कुछ पार्ट में आपने सरल भी देख लिए हैं तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होने चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सालो एसिटिक अम्ल। अगला है मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन सी संरचना जो है वो भेजती है? दाया आलिंद है, दाया निलय है, बायां आलिंद है या फिर बायां निलय? मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त है, इसको शरीर के अलग अलग भागों तक कौन सी संरचना पहुंचाती है? आंसर की अगर बात करते हैं, आंसर हो जाएगा बायां निलय, ऑप्शन नंबर सी वाला, नहीं ऑप्शन नंबर बी वाला, डी वाला होगा बायां निलय, ऑप्शन नंबर डी वाला। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना तो बी होगा ना तो सी होगा, डी वाला सही हो जाएगा बायां निलय। 157 क्वेश्चन है, नेफ्रॉन में रक्त का परा निस्यंदन मुख्यतः कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में हेनले लूप में होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, संग्रह नलिका में होता है या दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है? नेफ्रॉन में रक्त का परा निस्यंदन मुख्यतः कहाँ होता है? आपको याद होगा निस्यंदन, नेफ्रॉन को लेकर पूरा चित्र मैंने आपको दिखाया भी था कि कहाँ पर हेनले लूप होता है, कहाँ पर इसकी संग्रह नलिका होती है। आंसर की बात करेंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, इसको कहेंगे ग्लोमेरुलस, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा।
158 क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी का सीधा संबंध किससे होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, या फिर रक्त में कैल्शियम की कमी होना, रक्तचाप में कमी होना, या हीमोग्लोबिन बढ़ना। इंसुलिन की कमी का सीधा संबंध किससे होता है? आंसर की अगर बात करेंगे तो इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 159 क्वेश्चन देखते हैं। 159 क्वेश्चन आपका है कि डीएनए की जब बात करते हैं तो द्विकंडलित जो संरचना होती है उसमें एडेनिन किसके साथ युग्म बनाता है? ग्वानिन, साइटोसिन, या फिर थाइमिन, या फिर यूरैसिल। कौन सा सही होगा? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में एडेनिन किसके साथ युग्म बनाता है? आंसर हो जाएगा सी वाला, थाइमिन जो है, ऑप्शन सी वाला। अगला है 160 नंबर प्रश्न। यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रम 5 ATGC3 करके है तो पूरक स्ट्रैंड जो है वो क्या होगा? ये सब आपका कुछ क्वेश्चन इस इंटरमीडिएट लेवल के तक के रख दिए गए, इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि 3TACG5 करके। अगला क्वेश्चन आपका है कि माइटोसिस की तुलना में मायोसिस का प्रमुख जैविक महत्व क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना, घाव को भरना, या गुणसूत्र संख्या को स्थिर रखना और आनुवांशिक विविधता को उत्पन्न करना, या फिर केवल प्रोटीन निर्माण करना। माइटोसिस की तुलना में मायोसिस का प्रमुख जैविक महत्व क्या होता है? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, यानी गुणसूत्र जो है वो संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखना। ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ये काम जो है इसका होता है। अगला 162 क्वेश्चन है, यदि किसी लक्षण के लिए जीनोटाइप ए करके है और ए इसमें प्रभावी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? अप्रभावी लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण होगा, दोनों लक्षण समान रूप से होंगे, या कोई लक्षण ही नहीं होगा? तो कौन सा हो जाएगा उसका फिनोटाइप? उसका फिनोटाइप होगा प्रभावी लक्षण, बी वाला आपका ऑप्शन। 163 क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो केवल एक्स गुणसूत्र रखते हैं, केवल वाई गुणसूत्र रखते हैं। एक्स अथवा वाई दोनों में से कोई एक ले जा सकता है, या 22 से अधिक ऑटोसोम रखते हैं। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी वाला, एक्स अथवा वाई दोनों में से कोई एक ले जा सकते हैं। ये जो है आपका सही हो जाएगा। अगर मानव में लिंग निर्धारण पिता की भूमिका इसलिए होती है क्योंकि जो शुक्राणु है जो ले जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो आने वाली संतान है वो आपका मेल या फीमेल जो है वो डिसाइड होता है। अगला देखते हैं, एक्स एक्स है तो फीमेल हो जाएगा, एक्स वाई है तो मेल हो जाएगा। 164 क्वेश्चन है कि एंजाइम की क्रियाशीलता पर अत्यधिक तापमान का सामान्य प्रभाव क्या होता है? हमेशा बढ़ती है, एंजाइम का विकृतीकरण हो सकता है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, या एंजाइम डीएनए में बदल जाता है। एंजाइम की क्रियाशीलता पर अत्यधिक टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? और जो भी हम आपको करंट अफेयर लगातार करा रहे हैं उसको साथ साथ में याद करते चलिए, क्योंकि अचानक से जब भी नोटिफिकेशन आता है, अभी तो देखिए कोई चीजें क्लियर है नहीं, पर जब भी आता है वो 11,000 वैकेंसी को लेकर या जब भी, तो एटलीस्ट आप कुछ चीजें तैयार करके बैठे हो, क्योंकि करंट अफेयर का वैसे भी कोई अंत नहीं है और करंट अफेयर आना ही आना है। क्योंकि आपने टीजीटी पीजीटी का अगर देखा होगा सिलेबस तो उसमें 30 नंबर का अलग से पोर्शन ही रख दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सुपर टेट में भी रखा ही जाएगा, और रखा ही जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। और अलग से करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो बी आंसर हो जाएगा, एंजाइम का विकृतीकरण हो सकता है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 165 है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य है तो वस्तु केवल विराम में होगी, केवल त्वरित गति करेगी, विराम में रह सकती है, समान वेग से चल सकती है, या हमेशा वृत्तीय गति करेगी। कह रहा है कि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल अगर शून्य हो। तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कब आपका लंबवत होता है, कब शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर सही होगा? आंसर हो जाएगा विराम में रह सकती है या समान वेग से चल सकती है, सी वाला, ये आपका सही होगा। 166 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, या फिर 8 गुनी हो जाएगी? अगर वस्तु का वेग डबल कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसके अलावा जो भी वीडियो पर नए हो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर भी कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा, पर लाइक जितने भी लोग देख रहे हैं अवश्य करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं, 4 गुनी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन 167 है
कि एक समान वेग से वृत्तीय गति कर रही वस्तु में त्वरण क्यों होता है? क्योंकि वेग का परिमाण बदल जाता है, या फिर दिशा लगातार बदलती है, या फिर द्रव्यमान बदलता है, या फिर बल शून्य होता है। एक समान वेग से वृत्तीय गति कर रही वस्तु में त्वरण क्यों होता है? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, क्योंकि दिशा लगातार जो है वो इसमें बदलती है। 168 क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य धनात्मक है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या शून्य हो जाएगी? अगर किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य धनात्मक हो तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी? आंसर हो जाएगा आपका बढ़ेगी। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी बढ़ेगी। 169 क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में बनाए रखने वाला मुख्य बल कौन सा होता है? घर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या चुंबकीय बल? उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर, उपग्रह की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी। 170 प्रश्न है कि पृथ्वी की से ऊंचाई बढ़ाने पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो सामान्यता घटती है, बढ़ती है, हमेशा शून्य होती है, या अपरिवर्तित रहती है? पृथ्वी से ऊंचाई अगर बढ़ाते हैं तो किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? आंसर हो जाएगा बढ़ेगी, बढ़ती है वाला, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 171 प्रश्न है कि यदि किसी प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो स्थिर रहे, तो धारा क्या हो जाएगी? धारा आधी हो जाएगी, धारा दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगी? अगर प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर डबल कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध स्थिर रहे तो धारा आपकी डबल हो जाएगी, दो गुनी होगी, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध R हैं और R समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2R होगा, R होगा, R/2 होगा, या R² होगा? ये चीज मैंने बताई है आपको कि रेड वाले को नहीं आपको काउंट करना है, क्योंकि ब्लैक वाला ये हिंदी को के लिए लिखा गया और रेड वाला इंग्लिश इसके ट्रांसलेशन के लिए लिखा गया है। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा R/2 वाला। वही चीज पूछी गई थी कि दो प्रतिरोध R और R समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपका यहाँ पर पूछा गया था। समानांतर क्रम के लिए बताया था ना मैंने, 1/r करके चलता है फॉर्मूला। अगला देखते हैं, और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है R1+R2 करके। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वॉट होता है, वोल्ट होता है, या कुलाम होता है? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, वॉट आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। 174 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत उपकरण पर 220 वोल्टेज 1100 वाट लिखा है तो उसका प्रतिरोध लगभग कितना होगा? ओम में चारों वैल्यू दी गई हैं, 22 ओम, 44 ओम, 110 ओम, या 220 ओम। किसी विद्युत उपकरण पर अगर 220 वोल्टेज 1100 वोल्टेज लिखा है उसका प्रतिरोध कितना आएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 44 ओम करके। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख प्रयोग किसने किया था? फेराडे ने किया था, या फिर ऑर्स्टेड ने किया था, न्यूटन ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था? किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला जो प्रयोग है वो किया था आपका ऑर्स्टेड ने, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 176 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना इनमें से किससे संबंधित है? स्थिर आवेश से, बदलते चुंबकीय फ्लक्स से, स्थिर तापमान से, या स्थिर प्रतिरोध से? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा बदलते चुंबकीय फ्लक्स से, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 177 की उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, तो वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब उससे बनाता है, वो छोटा और सीधा प्रतिबिंब तथा विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, या केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा इससे छोटा और सीधा प्रतिबिंब तथा विस्तृत क्षेत्र दिखाया जाता है। ये सब चीजें हम आपको टॉपिक वाइज में क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण, अब वाहनों में आप पीछे देखते हैं तो आप जब पीछे देखेंगे तो आपको बड़ी चीजें या पूरी सड़क जो है उस अकेले मिरर में दिखाई देती है, तो यही तो काम होता है, छोटा बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ताकि आप विस्तृत क्षेत्र जो है वो एक बार में देख सकें। 178 क्वेश्चन देखते हैं
कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो सामान्यतः गति बढ़ती है, गति घटती है, आवृत्ति बढ़ती है या तरंगदैर्घ्य हमेशा समान रहता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश कर रहा है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी गति जो है वो घटती है। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 179 क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, प्रकाश विरल से सघन जाए, आपतन कोण शून्य हो या केवल निर्वात में प्रकाश हो। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। ये होती है इसकी शर्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में शर्त क्या, एग्जाम्पल से भी काफी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। 180 प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या विवर्तन। चित्र दिखाया था ना, प्रिज्म से कलर जाते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं विक्षेपण। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, डिस्पर्शन जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन 181, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर जो है वो होते हैं। 182 क्वेश्चन है कि समस्थानिकों में क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु क्रमांक या भौतिक गुण हमेशा। क्या चीज समस्थानिकों में समान होता है? समस्थानिक और संभारिक दोनों बता चुके हैं हम आपको, आइसोटोप्स को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक आपका सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समस्थानिकों में आपके समान होते हैं और संभारिक में जो है परमाणु भार की बात होती है। इसी परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 183 के इनमें से किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थिर निष्क्रिय गैस जैसी होती है? Na+, Na या Cl या Mg। किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थिर निष्क्रिय गैस जैसी होती है? आंसर हो जाएगा Na+। अगला क्वेश्चन 184 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः अधिक क्यों होता है? कमजोर वंडरवॉल बल होते हैं, प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है, केवल हाइड्रोजन बंद होता है या कम आणविक द्रव्यमान होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः अधिक क्यों होता है? आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है, इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है। 185 क्वेश्चन अगला है, पीएच वैल्यू अगर 3 वाला विलयन है और पीएच 5 वाले विलयन की तुलना में H+ आयनों की दृष्टि से कितना अधिक सांद्र है? 2 गुना है, 10 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है। एक तरफ पीएच वैल्यू 3 दे रखी है और एक तरफ आपको 5 दे रखी है। आंसर की बात करेंगे तो 100 गुना जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 186 कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? अगर उत्प्रेरक होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कैटेलिसिस, ये कैटेलिसिस, तो इसकी अगर उपस्थिति होती है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ने का क्या कारण होता है? अभिक्रिया की एंथैल्पी बदल जाती है, सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, उत्पाद ही बदल जाता है या संतुलन स्थिरांक हमेशा बदल जाता है? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है। ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अगला क्वेश्चन 187 है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये जो है वो अगर बात करें तो इसमें उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा बाहर निकलती है, तापमान हमेशा घटता है या कोई ऊर्जा परिवर्तन ही नहीं होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात यहाँ पर की गई है। आंसर की बात करते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में, तो उष्मा बाहर निकलती, नाम ही है उष्मा क्षेपी, तो उससे भी क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर भी तो एक्स लिखा है, एक्सो एग्जिट को दर्शाता है, उष्मा बाहर निकलती है। 188 क्वेश्चन है, लय सातेलिए सिद्धांत के अनुसार संतुलित तंत्र पर दाब बढ़ाने पर गैसीय अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अधिक गैसीय मोल वाली दिशा, कम गैसीय मोल, या फिर कोई प्रभाव नहीं, या हमेशा अभिकारक की दिशा?
लय सातेलिए सिद्धांत के अकॉर्डिंग पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका कम गैसीय मोल वाली दिशा की तरफ जो है ये जाएगी। यही पूछा गया था कि किस दिशा में जाएगी। 189 क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, बताइए। CH3COOH है, HCl है, H2CO3 है या NH4OH है। प्रबल अम्ल आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो HCl आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका एक प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है एस्टरीकरण अभिक्रिया, इसमें सामान्यतः क्या बनता है। एस्टर और जल बनता है, केवल अल्कोहल बनता है, केवल अम्ल बनता है, अमोनिया और जल बनता है। ये सब क्वेश्चन आपके इंटर लेवल के हैं, मतलब इंटर लेवल तक के। इसमें हाई स्कूल भी कवर है, 11th भी है, 12th भी है, क्योंकि हम अगर सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो उसमें कक्षा 12वीं स्तर तक की बात किया गया है। आंसर की बात करते हैं तो ए वाला हो जाएगा एस्टर और जल। जब एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है तो उसमें एस्टर और जल जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 191। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से उपयुक्त परिस्थितियों में पहले क्या बन सकता है। एथीन बनता है, एथेन बनता है, एथेनॉल बनता है या फिर आपका मीथेन बनता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण में उपयुक्त जो परिस्थितियां हैं उसमें पहले क्या बनता है। आंसर हो जाएगा आपका एथेनॉल जो है वो बनता है, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 192 कि साबुन की सफाई क्रिया मुख्यतः किस गुण पर आधारित होती है। जो केवल वाष्पीकरण है उस पर होती है, माइसेल निर्माण पर होती है, ऊर्ध्वपातन या आसवन। साबुन की सफाई क्रिया, आंसर की बात करेंगे तो माइसेल निर्माण आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। किस गुण पर आधारित होती है, माइसेल निर्माण। 193 क्वेश्चन है कि कार्बन की श्रृंखला बनाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। समावयवता, श्रृंखलन कहते हैं, बहुलिकीकरण कहते हैं या फिर आपका आयनीकरण कहते हैं। इंग्लिश टर्म भी देख लीजिएगा। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन श्रृंखलन, यानी कि आपका कैटेनेशन जो है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 194 क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट के अलग अलग गुणों का मुख्य कारण क्या है। दोनों में अलग तत्व होते हैं या फिर कार्बन परमाणुओं की संरचना और बंधन में अंतर होता है, या दोनों के परमाणु क्रमांक अलग होते हैं, या दोनों में न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के अलग अलग गुणों का मेन कारण क्या होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी कार्बन परमाणुओं की संरचना और बंधन में अंतर होता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 195 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है ना, इसका प्रमुख प्रभाव क्या है। ओजोन परत का निर्माण है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि है, गुरुत्वाकर्षण में कमी है, वायुमंडलीय दाब का समाप्त होना है। कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। यहाँ पर पूछा गया था जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, इसका जो पर्यावरणीय प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन 196 है अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होता है। O2 और N2 है, SO2 NOx है, H2 और He है, CO2 और O2 है। अम्लीय वर्षा आंसर की बात करेंगे तो SO2 और NO2 आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। SO2 और NOx करके, NO2 नहीं। 197 क्वेश्चन है कि ओजोन का निर्माण वायुमंडल में मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से, या N2 पर दृश्य प्रकाश की क्रिया, या CO2 के संघनन, या जल के वाष्पीकरण। ओजोन का निर्माण वायुमंडल में किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका ए वाला ऑप्शन, O2 पर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से संबंधित है। 198 क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, इसमें किसी विषैले पदार्थ की सांद्रता सामान्यता खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तर पर बढ़ती है, हर स्तर पर घटेगी, केवल उत्पादक में होगी, या पानी में शून्य हो जाएगी। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन में किसी विषैले पदार्थ की सांद्रता सामान्यता क्या होती है। आंसर के देखते हैं। आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तर पर जाकर के ये जो है वो बढ़ती है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 199 है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो सामान्यतः चक्रीय होता है, एक दिशा होता है, दोनों दिशाओं में होता है, या केवल अपघटक से उत्पादकों तक होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको करा चुके हैं, हमेशा एक दिशा जो है ये होता है।
200 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं हम। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो कराएं तो आप तक पहुंचता रहे, जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं वो आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही टेलीग्राम से, फेसबुक से या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी। 200 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय N2 को उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में बदलने में कौन से जीव महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, या केवल वायरस, या केवल कवक, या केवल शैवाल? कौन सा सही होगा? 70 क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, तो 210 तक क्वेश्चन हमारे चलेंगे, मतलब अभी 10 क्वेश्चन और रह गए। आंसर की बात करेंगे तो आंसर ए वाला हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जो है इसमें आएंगे। 201 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन कहलाती है, प्रतिकृति कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है, उत्परिवर्तन कहलाती है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर की बात करेंगे तो अनुलेखन, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमआरएनए पर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड्स के समूह को क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन कहते हैं, कोडॉन कहते हैं, जीनोम कहते हैं, या ओपेरॉन कहते हैं? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका कोडॉन, ऑप्शन नंबर बी वाला। 203 क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। मानव शरीर में प्रतिरक्षी मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट से विकसित प्लाज्मा कोशिकाएं, या फिर न्यूरॉन? मानव शरीर में प्रतिरक्षी मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं? आंसर क्या होगा? बी लिम्फोसाइट से विकसित प्लाज्मा कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन 204 नंबर देखते हैं। टीकाकरण का मूल उद्देश्य क्या है? शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना, विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करना, रक्तचाप घटाना, या पाचन बढ़ाना? आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा विकसित करना, बी वाला, विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करना। 205 है क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की कोशिका को अत्यधिक सांद्र लवण विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, कोशिका में जल तेजी से प्रवेश करेगा, या कोशिका भित्ति घुल जाएगी? यदि किसी पौधे की कोशिका को अत्यधिक सांद्र लवण विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, बी वाला सही हो जाएगा। 206 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं मुख्यतः कहाँ होती हैं? स्ट्रोमा में होती हैं, ग्राना, थाइलाकोइड झिल्ली में होती हैं, केंद्रक में होती हैं, या राइबोसोम में होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? आंसर हो जाएगा बी वाला, ग्राना या थाइलाकोइड झिल्ली हम जो है इसे कहते हैं, इंग्लिश में ग्राना करके लिखा जाता है। 207 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और वेग समान रहे तो उसका संवेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो बी वाला 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान दिशा में होते हैं, समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा में होते हैं, तथा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, केवल स्थिर वस्तुओं पर लगते हैं, या हमेशा एक ही वस्तु पर लगते हैं? कौन सा सही होगा? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी वाला, समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा में होते हैं और अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी अनुपात में बढ़ती है, उसी अनुपात में घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या शून्य हो जाती है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी उसी अनुपात में जो है ये घटती है। ये जो 210 वाला क्वेश्चन है ये आपका है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो 210 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु दे रखी है 10 साल, और 30 साल बाद पूछा गया प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? 1/2, 1/4, 1/8, या फिर 1/16? क्या आंसर आएगा इसका? 1/8 जो है वो आएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपको लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज आपको बताई थी कि जो अगला वाला पार्ट आएगा ना, उसमें आपके मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन रखे हैं, इस वाले में हमने टफ क्वेश्चन थोड़े से रखे थे। तो किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है और क्यों? ओ को, ए को, बी को, या ए बी को? कमेंट में आपको अपना आंसर जो है वो बताना है। ये सारी चीजें हम करा ऑलरेडी चुके हैं, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से
आपका ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले वाले जो क्वेश्चन टॉपिक के साथ कर रहे थे वहां पर हम चीज़ों को ऑलरेडी क्लियर करते हुए बता रहे थे, और जब हैंड रिटन नोट्स करा रहे थे तो उसमें सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो इसी के साथ अभी के इस पार्ट के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। इसके 2 पार्ट और रह गए, चौथा पांचवा जल्दी वो भी आ जाएगा, फिर ये हमारा टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बता दीजिएगा। वीडियो लाइक के साथ साथ और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम से, फेसबुक से, या फिर आपका व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, अवश्य जुड़ जाएगा, ताकि कोई भी पीडीएफ या कोई भी अपडेट है आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।